तो जो जीएम सीड्स है, उस जीएम सीड्स को गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मैंने बता दिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा रिस्क फैक्टर शामिल है। तो अभी गवर्नमेंट ने जीएम सीड में अलाउ कर रखी हैं जिन क्रॉप्स को, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉटन। अगर कॉटन, कॉटन समझते हैं, कॉटन में अगर कॉटन की डीएनए आरएनए में कोई चेंजमेंट कर दें तो लॉजिकली इससे आपका कुछ बिगड़ेगा या बनेगा? बताओ। कुछ खास आपको फर्क पड़ने वाला है? जो कपड़े आप कॉटन के पहनते हो उसी की क्रॉप की तो बात हो रही है। तो अगर उसमें कुछ इस तरीके के बदलाव ले आए जिससे कॉटन का पेड़ लंबा टिके, उसमें आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत किस में होगी? खाने पीने वाले में। इसीलिए बीटी कॉटन इसको बोलते हैं। बीटी कॉटन करके एक वर्ड होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। मैंने बताया कंजम्पशन इंडिया में इन तीन में डिमांड हो रही है। पहली हो रही है पोटैटो में, दूसरी हो रही है बैगन यानी ब्रिंजल में, और तीसरी हो रही है पालक यानी ठीक है। इन तीनों के लिए गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है? मना कर रही है। रीजन मैंने आपको बता दिया, बट पॉइंट फिर भटकते नहीं। टॉपिक क्या चल रहा है आपका? बीटीओ, जीएम सीड्स। तो ये 4 पॉइंट था। तो जीएम का मतलब हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड, और जेनेटिकली मॉडिफाइड का किस चीज में मॉडिफिकेशन हम करेंगे? डीएनए और आरएनए में। इंपॉर्टेंट है, लिखिए हेडिंग। मतलब इसमें स्पेशली जीएम सीड्स पे एक 100 वर्ड्स के नोट्स बनाइएगा, लिख लीजिए। जीएम सीड्स 100 वर्ड्स के स्पेशली जीएम सीड्स पे क्वेश्चन आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत कॉमन सिविल्स का क्वेश्चन है, वो है इसके प्रॉस एंड कॉन्स। लिख लीजिए जीएम सीड्स के प्रॉस एंड कॉन्स, अच्छाई और बुराई। तो जीएम सीड्स की अच्छाई तो मैंने आपको इतनी सारी, बुराई मैंने अभी भी बताई। अगर आप इसको किस में यूज करेंगे? कंजम्पशन पर्पस में, दिक्कत है। दूसरी चीज है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है किस चीज की? मल्टीपल अमाउंट में डेथ की। भाई आलू बहुत कॉमन होती है, हर घर में आलू होता है, हर घर आप लोग खाते हैं। अगर आलू की क्रॉप में ही चेंजमेंट कर दे गवर्नमेंट, उसके कैसे? जेनेटिक्स में, तो हो सकता है लोगों की बॉडी इम्यून ना कर पाए और खत्म हो जाए, तो काफी हैवी अमाउंट में हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है? रिस्क फैक्टर के लिए अभी इसको मना कर रखा है। ये इसका निगेटिव पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ? तो निगेटिव पॉइंट के आंसर राइटिंग में जनरली क्वेश्चन उठते हैं। दूसरा ये हुआ तुम्हारा क्या? जीन टेक्नोलॉजी था ना ये। नेक्स्ट आइए, हाँ हेडिंग डालिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीकी। यहां से साइंस का अब जो आपका सेक्शन है वो चल रहा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग, वो खत्म सारे सेक्शन जो चल रहे थे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीकी कौन कौन सी होती हैं साइंस में? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में पहली टेक्नोलॉजी है फसल चक्र। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप? तो पहला होता है क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल का मतलब है पहले कौन सी क्रॉप आएगी, फिर कौन सी क्रॉप आएगी, फिर कौन सी क्रॉप आएगी। ये चीजें याद है अगर आप लोगों को। क्रॉप रोटेशन, ये वही वाला टॉपिक है। ये डिस्कस होगा किसमें? इकोनॉमी में। ठीक है, तो लिख लीजिए इकोनॉमी, पूरा डिस्कस करेंगे, तो फालतू में टाइम पास नहीं, जो वहां पे है। तो क्रॉप साइकिल का मतलब क्या होता है? ध्यान से, जैसे आलू आपने लगाया, तो आलू के बाद कौन सी मैं फसल उगाऊं, ये डिसाइड कौन करेगा? साइंस टेक। समझ गए? उसके हिसाब से क्या जमीन की जो फर्टिलिटी है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। उसको रोकने के मतलब बचाने के लिए होता है क्रॉप साइकिल, पहला। दूसरा ये सेकेंड है फर्टिलाइजर, उर्वरक। फर्टिलाइजर साइंस टेक में उर्वरक। देखिए जो फर्टिलाइजर होते हैं वो दो तरीके के, नोट करते चलिए। पहले होते हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक। सुना होगा सब लोगों ने। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है इसके अंदर क्या मिलाते होंगे? केमिकल्स। और ऑर्गेनिक में क्या मिलता है? मैन्योर समझते हो? काउडंग वगैरह समझते हो? गोबर और ये सब नहीं होता, वो चीजें होती। तो दो तरीके के फर्टिलाइजर हैं। इसमें कौन सी फसल के लिए कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा रहेगा ये डिसाइड कौन करेगा? साइंस टेक का पोर्शन होता है। तो ये सेक्टर हुआ एग्रीकल्चर, इसमें फर्टिलाइजर के सेक्शन में। अच्छा, दूसरी चीज, केमिकल फर्टिलाइजर में जो इंडिया में फर्टिलाइजर होते हैं वो होते हैं 3 NPK। फटाफट नोट करते चलिए,
केमिकल फर्टिलाइजर एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन फर्टिलाइजर काम करते हैं। एनपीके, लॉजिक बात है। इसमें देखिए फायदे, केमिकल फर्टिलाइजर का जो सबसे ज्यादा है वो होता है कि ये जो प्रोडक्शन करता है फसल का, वो क्या करता है, स्पीडी प्रोडक्शन है, इसका हुआ फायदा। नुकसान क्या होता है सबसे ज्यादा, इन्वायरमेंट के, तो आप कॉमन है, जानते ही होंगे भाई, केमिकल डालेंगे तो इन्वायरमेंट में नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो ये हुआ फायदा और नुकसान। मैन्योर का फायदा नुकसान क्या होगा, इसका फायदा और नुकसान, सीधी बात है। इसी को वाइस वर्सा हो जाएगा कि नहीं। फायदा क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रोडक्शन धीरे है इसका। तो सेम इसका फायदा है, उसका नुकसान, दोनों पे कई बार आ रखे हैं, ठीक बात है। तो मैंने लिख लीजिए इधर, लेस प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट के लिए फायदा, उसके लिए कुछ खास नहीं आता है। ठीक है। इसी जो फर्टिलाइजर, एक आजकल नई फर्टिलाइजर आ गई है, वो है तुम्हारी नीम कोटेड, याद आ रहा है, यूरिया। लिख लीजिए, गवर्नमेंट का कंपलसरी है। यूरिया जानते हो तुम लोग, यूरिया बहुत कॉमन होती है फर्टिलाइजर में, जो गांव देहात में यूज की जाती है, यूरिया के बोरे बहुत कॉमन होती है। गवर्नमेंट का इस समय रूल आ गया है कि जो भी यूरिया बनेगी, उस यूरिया की जो, देखो यूरिया पहले जान लो, तुम लोग देखे होगे वैसे यूरिया, यूरिया की बोरी देखे हो, व्हाइट कलर का जो होता है, हाँ। यूरिया जब आप देखोगे कुछ इस तरीके के दिख रहा है आपको, ये यूरिया पड़ती नहीं, आपने देखी ऐसे करके गांव में डलती है यार। तो ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का जो एक दाना है, इस दाने के चारों तरफ जो कोटिंग होगी वो किसकी होगी, नीम की कोटिंग। ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी है। नीम एक तरीके से ऑर्गेनिक काम करेगा, तो एक तरीके से मजबूरी में आप कह सकते हो या जबरदस्ती कह लो, आपको ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना है, ठीक है। इसके लिए नई वाली क्रॉप आ गई, वो नई वाली क्या फर्टिलाइजर आ गया, उसका क्या नाम डाल दिया गया, नीम कोटेड यूरिया हो गया, ठीक है। ये थर्ड टाइप का है। इस समय मान के चलो करीब करीब 78% ऑफ फर्टिलाइजर वो यही यूज की जा रही है। यूरिया बहुत सस्ती पड़ती है गवर्नमेंट के लिए, सब्सिडी वगैरह के लिए। नीम कोटेड यूरिया 2015 का कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो। 2015 का कॉन्सेप्ट है। 75% ऑफ लैंड, भारत का 75% जमीन है जो इसको यूज कर रही है। 75% ऑफ लैंड नीम कोटेड में बता रहा हूं मैं। और गवर्नमेंट का फायदा लिख लो, 6500 CR, 6500 करोड़ रुपए बच रहे गवर्नमेंट के। 6500 CR, 6500 करोड़ रुपए बच रहे हैं गवर्नमेंट के हर साल। किस में बचेंगे, क्योंकि नीम कोटेड से प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, तो जो तो केमिकल खरीदते थे उसको मिलाते थे, उसके पैसे हैं ये, समझ रहे हो। जो केमिकल वाली गवर्नमेंट देती थी एनपीके, उसकी जगह ये वाले में 6500 करोड़ का कॉन्सेप्ट है। इसमें लिख लो, नीम कोटेड यूरिया में 4:1 का रेशियो है, इसमें 4:2:1, ये है क्या पता, ये नीम कोटेड यूरिया में एनपीके 3 है, 4:2:1 का रेशियो है, नोट कर लो। ये नीम कोटेड में पड़ रहा है, आया हुआ है लिखने के लिए यार। नीम का तेल तो जानते ही होगे, घर में नीम समझ गए सब लोग ना। नीम का यूज क्या क्या कर सकते हो, नीम के प्लांट का क्या क्या यूज हो सकता है, मेडिसिन में, बिल्कुल सही। और ब्रशेज, हाँ ठीक, और दातून, और क्या, स्किन के लिए, हाँ बिल्कुल, नीम का वो बहुत सारे आते हैं, सोप वोप भी आते हैं ना नीम वाले, हाँ ठीक। गोंद, और मॉइस्चर कंट्रोल के लिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो काफी तो समझ गए होंगे नीम का कितना यूज होता है। नीम और होता है नॉर्मल क्रॉप में, और अरहर होती है एग्रीकल्चर क्रॉप में, जिसका प्लांट का कोई सा भी हिस्सा वेस्ट नहीं होता है। 100% प्लांट्स किसी ना किसी चीज में यूज होता है। ऐसे होती है अरहर, अरहर जानते हो दाल, वो भी आपकी 100% यूज होती है कहीं ना कहीं, उसका होगा, पढ़ोगे, ठीक है। तो ये नीम तो सीधी बात है, इसीलिए इंडिया में काफी अच्छे अमाउंट में नीम अवेलेबल, आप देखते होंगे हर जगह ऑलमोस्ट नीम मिलता होगा, इसीलिए गवर्नमेंट का रूल आ गया, ठीक है। इसमें एक बार आया हुआ है डन। 48% तक लिख लो, डिमांड कम हो गई इससे, इसी से लिखो 48% तक यूरिया की डिमांड कम हो गई है। 48% रिड्यूस द डिमांड इन यूरिया, यूरिया में 48% तक कम हो गई है। डन। नेक्स्ट आइए, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग मेथड या सॉइल टेस्टिंग किट।
सॉइल टेस्टिंग किट होती है, आपको जा करके लैब में अपनी सॉइल को देना है, किट आती है, उसको खरीद लिया तो किट वहीं से ले आइए, या फिर सॉइल की लैब में जैसे होता है ना, जैसे मान लो मैं गाँव हूँ और मुझे पता नहीं है कि मुझे अपने गाँव की जो सॉइल है उसमें कौन सी वाला क्रॉप उगानी है, तो उसके लिए मार्केट से किट मिलती है, उस किट को ले आइए और अपनी सॉइल को टेस्ट करके वो बता देगा कि आपकी सॉइल में कितना परसेंट क्या है, नहीं, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी सॉइल को उठाइए वहां से थोड़ा सा लेकर के और लैब में लेते जाइए, वहां पे भी आपको बता देगा, ठीक है। तो ये इसमें भी किसका यूज हो रहा है, साइंस टेक का यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्रॉप सिलेक्शन, नेक्स्ट नंबर, इसी में बढ़ते चलो एग्रीकल्चर में। क्रॉप सिलेक्शन, फसल का निर्धारण, ये फसल का निर्धारण सॉइल टेस्टिंग के बाद ही तो होगा। कौन सी फसल होगा, कोई भी फसल किसी भी मिट्टी में उग जाती है, नहीं, कोई स्पेशलाइज बताओ, स्पेशलाइज की सर ये यही मिलेगी सॉइल की, कॉटन वाली किसमें, ब्लैक सॉइल में, और ये तो बहुत कॉमन हो गया, रट गया होगा आपको, इसीलिए रटा हुआ, उसके अलावा बता, इसीलिए मैंने और पूछा, नहीं तो मैं इस पे आगे बढ़ जाता, गुरु हूं तो कुछ तो जानता हूँ ना मैं। कोई और बताओ, कोई भी एक स्पेशली मिट्टी किसकी सॉइल ये होती है सर, अरे भगवान, कोई भी एक मिट्टी बताओ। एलुवियल सॉइल किसके लिए, एलुवियल तो बहुत कॉमन होगी ना सबके लिए, जो चाहे उगा दो, लेकिन जो चाहो तो नहीं उगा पाएंगे। एप्पल हो जाएगा उस पर, एप्पल, वॉलनट नहीं होगा ना। कभी आपसे पूछे तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, दूसरी होती है लेटराइट, वो होती है कैशियो के लिए, स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, उसी में ही होगी। जैसे अभी आपको बताना तो आप बोलते हैं सॉल्टी सॉइल किसके लिए, कोकोनट के लिए, भाई जो मरीन वाली होती है, सॉल्टी समझ रहे हो यार, सलाइन वाली, तो वो किसमें होगी वहां पे, समझ रहे हो, तो उसके लिए आप कोकोनट आप चाहोगे तो आपके घर में उग जाए तो नहीं होगा ना, आपसे बहुत सारे लोग ट्राई मारते हैं, मैंने भी छोटा था ट्राई लेके आया था मैं, एप्पल के सीड लाया, एप्पल का प्लांट हुआ, छोटा सा हुआ, इतना खत्म हो गया, क्योंकि क्लाइमेट भी तो चाहिए ना उस हिसाब से ठंडा वाला, तो लॉजिक बात समझ रहे हैं, इसीलिए पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, टेस्टिंग मेथड, क्या आप डिसाइड कर पाएंगे क्या होता है इसी में। नेक्स्ट आइए, वो है म्यूटेशन, नेक्स्ट पॉइंट, म्यूटेशन, आई डोंट नो, इसी में नंबर लिख लीजिएगा, नेक्स्ट नंबर जो भी चल रहा होगा। म्यूटेशन समझते हो, म्यूटेशन का मतलब हिंदी में बोलता है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब वही हुआ मैंने जो बताया अभी आपको। म्यूटेशन पता है दो तरीके से होता है, एक होता है आर्टिफिशियल म्यूटेशन, एक होता है नेचुरल म्यूटेशन। ह्यूगो डिवरीज का नाम सुने हो, साइंस बायो आयो में ह्यूगो डिवरीज साहब थे, उन्होंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। म्यूटेशन दो तरीके से होता है, एक होता है आपके अंदर अगर कोई कमी है तो उस कमी को कुछ खा पी करके दूर करिए, तो आप खा पी करके करेंगे तो आप कितने दिन लगेंगे, आपको 2-4 साल लगेंगे, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। लेकिन होगा क्या, आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई ना, अब जो आपका बच्चा होगा उसके अंदर उस पर्टिकुलर चीज की इम्यूनिटी हल्की हल्की आ गई होगी, कुछ को समझ में आ रहा, लेकिन उसका जो एक और जनरेशन आप आगे जाएंगे उसके अंदर 100% इम्यूनिटी हो गई होगी, समझ में आया। तो ये जो 100% इम्यूनिटी अपने आप आ गई, ये क्या कहलाएगा, नेचुरल म्यूटेशन। और जो पहली जनरेशन में आपने खा पी करके दूर किया वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल म्यूटेशन। समझ में आ रहा, उत्परिवर्तन हिंदी में क्या है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब सडन चेंज, तो सडन चेंज, सडन का मतलब सडन वैसे नहीं आधे घंटे में, सडन का मतलब क्या होता है, टाइम टेकिंग, 2-4 साल लगते हैं, उस वाले सेंस में। आपकी बॉडी का कोई बताइए म्यूटेशन का एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में म्यूटेशन हुई है किसी चीज की, कोई एग्जाम्पल क्या, अपेंडिक्स और विजडम को लेकर के, कुछ हद तक सही बात है, अपेंडिक्स आप लोगों की बॉडी में है, लेकिन अपेंडिक्स नहीं है आपकी बॉडी में, ऑपरेशन हो गया आप लोगों का, वैसा लोगों नहीं में सर अपेंडिक्स पता क्या होती है, बिना पता से सही सर हिला दिया, बड़े सर दर्द है। अब अपेंडिक्स है बॉडी में तुम्हारे, लेकिन वो म्यूटेट हो चुकी है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाहर बाहर जो होती है, जहां पूंछ होती है बंदरों के बैक साइड में, तो उस बैक साइड से आपके भी पूंछ थी, क्योंकि हम ही वहीं से तो आए हैं, तो वो पूंछ का यूज हमने बंद कर दिया, तो ये यूज बंद करने में जो टेल का यूज था टाइम लगा होगा कि नहीं, तो ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है अगर नेचुरली हो तो टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं वॉलंटरी म्यूटेशन। समझ में आया कुछ कुछ जो समझा रहा था, ठीक है। अभी आपकी बॉडी में है, आने वाली जनरेशन में धीरे धीरे करके वो जो अपेंडिक्स का पोर्शन होता है वो भी तुम्हारी बॉडी में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुझे लगा तुम लोग जानते हो अपेंडिक्स, यार लंबे होते थे, बिल्कुल ये होते हैं अपेंडिक्स। कोई भी आप अपेंडिक्स देखिए
देखो यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें पेंक्रियास है, अपेंडिक्स नहीं है कहीं यार। हाँ, ये तो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, ये फूली हुई अपेंडिक्स होती है, ठीक है। तो ये जो अपेंडिक्स आप देख रहे हैं, याद रखें, ये अपेंडिक्स अटैच होती है। इसका काम क्या होता था, ये पहले टेल वाला काम करती थी। ये दिख रहा है आपको इंटेस्टाइन, यहां से अटैच दिख रही है अपेंडिक्स। तो ये जो अपेंडिक्स अटैच है, यही अपेंडिक्स। अब इंटेस्टाइन में आप खाना खाते हैं तो खाना आपका डाइजेस्ट होकर के इंटेस्टाइन में घूमता है और यहां से रेक्टम से होकर के एनस से बाहर निकल जाता है, ये होता है प्रोसेस। लेकिन ये अपेंडिक्स यहां से अभी भी अटैच है। तो होगा क्या, जो तुम खाना खाते, इसीलिए बोलते हैं खाना खा के कूदो मत। नहीं, बच्चों को बोला था दौड़ो मत कूदो मत, घर वाले बोलते हैं, उसके पीछे जो रीजन होता है उनको साइंस नहीं पता है, बट उनके माँ बाप ने उनको ये सिखाया है। रीजन है अपेंडिक्स का। तो खाना जो आप खाते हैं वो इंटेस्टाइन में घूमता है, 4 से 5 घंटे इंटेस्टाइन में रहता है आपका खाना। तो 4 से 5 घंटे अगर कूदा फांदी करोगे, हो सकता है इसमें चला जाए। दिक्कत बस ये है कि इस अपेंडिक्स में ब्लड का फ्लो नहीं है, यूजलेस ऑर्गन है ना, तो ब्लड का फ्लो नहीं। अब ब्लड अगर इस अपेंडिक्स में नहीं होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ब्लड अपने साथ क्या लेके आता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का काम होता है किसी भी चीज को डिके करना बॉडी में। तो अगर ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो डिके होगा, भाई लॉजिक बात है, ऑक्सीजन के थ्रू तो डिके नहीं होगा, तो ये अपने आप डिके होगा। जब अपने आप कोई चीज बॉडी के अंदर सड़ेगी तो आप खुद सोचे कितना दर्द होगा। इसीलिए अपेंडिक्स का दर्द मजाक नहीं होता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी सहन नहीं कर पाते, तगड़ा पेन होता है अपेंडिक्स का। खैर, तो ये समझ। बट पहले क्या थी, ये जहां पे इंटेस्टाइन थी वहां से अटैच होकर बाहर निकलती थी इन द फॉर्म ऑफ टेल। तो धीरे धीरे ये चीज क्या हो गई आपकी, खत्म हो गई है। कोई कुछ बोला है क्या? ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा क्या क्या टॉपिक था, क्या लिख रहे थे, म्यूटेशन। हाँ, नेक्स्ट आइए, उत्परिवर्तन हो गया आपका। एडॉप्टेशन, जो भी नंबर चल रहा था, एडॉप्टेशन अनुकूलन, एडॉप्टेशन अनुकूलन। एडॉप्टेशन भी एक तरीके से काम करता है, एडॉप्टेशन अनुकूलन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बॉडी अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर अपने आप को चेंज करती है, करती है, वही होता है। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करना। क्रॉप सिलेक्शन हो गया, ठीक है, डन, ठीक है। हेडिंग डालिए, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वापस से नई हेडिंग, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, पर्यावरण, इन्वायरमेंट हितैषी कृषि, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, पर्यावरण हितैषी कृषि, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इसके अंदर भी आप जनरली चीजें जानते हैं, जो आप जानते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। पहला लिखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको पता है। जैविक कृषि, समझ गए देवियों सज्जनों, जैविक कृषि समझ गए, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्टिलाइजर का यूज, वही, हाँ, काऊ डंग और ये सब जो होता है, मैन्योर वगैरह। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं मैं? अगर मैं बोलूं तो ध्यान रखिए, 200 वर्ड या 100 वर्ड का एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा। या आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, ओवरव्यू नहीं ले रहे हो साइंस टेक का। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि मैं अभी इसमें लिखाने बैठूंगा तो आप खुद समझिए, छोटे छोटे टॉपिक पे 100 वर्ड भी लिखाऊंगा, आप हिसाब लगा लो कितनी लंबी जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको कवर करते चलेगा 100 वर्ड में। नेक्स्ट, इसी में गवर्नमेंट का यूज वो लिखिए, प्लान है हाथों हाथ। अच्छा, ऑर्गेनिक फूड, अच्छा ऑर्गेनिक फूड में लिखे 2 तरीके के फूड होते हैं। ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं वो 2 होते हैं, ध्यान से समझना। ये आपके 2 टाइप के ऑर्गेनिक फूड होते हैं। पहले होते हैं कंप्लीट, कंप्लीट, और दूसरे होते हैं मॉडिफाइड, रूपांतरित, पूर्ण रूप से और मॉडिफाइड। कंप्लीट का मतलब होता है, डैश करके लिख लो, एग्रीकल्चर, फार्म हाउस। कंप्लीट के नीचे लिख लो फ्रॉम फार्म हाउस, सीधे सीधे खेती से जो आते हैं, समझ गए? इसका मतलब कौन से फूड होंगे, रॉ, कच्ची। और दूसरे कौन से होंगे, मॉडिफाइड का मतलब लिख लो प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस, समझ गए? जो प्रोसेस करके बनाए गए हैं, कहां पर, लैब में, लेकिन उसमें यूज किन मेथड्स का किया गया होगा, ऑर्गेनिक का, ठीक है, कुछ कुछ प्रोसेस फूड। भारत का डेटा लिख लीजिए, ऑर्गेनिक फूड, इसके फायदे समझ गए, लिख लीजिए प्लस पॉइंट। ऑर्गेनिक फूड, अभी आप वो देखो क्या बोलते हैं, अरे यार सामान मंगाते हो ना, अरे इनसे क्या है सब, 8 मिनट में, हाँ, जेप्टो वेप्टो जाते हैं तो उसमें आप देखते हो ना, उसमें लिखा होता है खीरा ऑर्डर करोगे तो खीरा 35 रुपए का आधा किलो, 35 का हाफ केजी, और वहीं कोने में लिखा होता है ऑर्गेनिक, वो 45 रुपए का है। देखियो रेट का फर्क होता है। आप कौन सा मंगाते हैं, सही वाली बात, ऑर्गेनिक,
नॉर्मल। ओके, देखो पहली चीज है, कंपलसरी तो है नहीं कि भगवान जाने ऑर्गेनिक है कि नहीं। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे मुझे कोई एक रीजन, क्योंकि उसने खाली लिख दिया, पता नहीं सही है झूठ। तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छा, अगर ऑर्गेनिक खाने का मन है तो खेत से सामान खरीदिए, और ऐसे खेत से जिसकी पहचान वाले का खेत है, तो उसको पता है कौन सा यूज कर सकता है, ठीक है। तो बट इसके हमें फायदे समझने हैं, तो लिखो अगर वो सही में ऑर्गेनिक फूड है तो पहला पॉइंट लिखो 45% प्लस, 45%, 45%, अरे प्लस डैश करके लिख लो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट समझते हो, एंटीऑक्सीडेंट, हिंदी में एंटीऑक्सीडेंट ही बोलते हैं इसको। दूसरा, कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन दोनों को बचाता है। कैंसर प्लस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल समझते हो, दिमाग, इन दोनों से बचाने का काम करता है ऑर्गेनिक फूड। थर्ड, इसेंशियल एलिमेंट्स, यस, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इसमें। इसेंशियल एलिमेंट समझते हो, विटामिन, प्रोटीन, वही सब। नेक्स्ट, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग 15% से 20% ज्यादा होती है, लागत 15 से 20% तक ज्यादा हैवी। भाई दिक्कत क्या पता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जनरली चीजें कैसे होती हैं, मैनुअली, तो मैनुअली चीजें थोड़ी हमेशा से महंगी होंगी, ठीक है, ये हुआ इसका रीजन। तो ऑर्गेनिक फूड के डेटा लिख लो, 2024 में 2000 मतलब 23-24 का डेटा है, $133 मिलियन, $133 मिलियन का भारत ने एक्सपोर्ट किया है ऑर्गेनिक फूड का। तो ये हुआ पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही थी ना, क्या था हेडिंग, क्या थी यार, हाँ एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर, पहला क्या था, ऑर्गेनिक फूड हो गया ना पहला, ठीक है, ध्यान से। तो पहला आपका क्या हुआ, ऑर्गेनिक फूड। दूसरा ये, सेकंड है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक यानी ऐसे उर्वरक जो कैसे हैं, ऑर्गेनिक नेचर के। तो उसमें वो तो आप जानते ही हो, जो तुम क्या बोलते हैं मैन्योर वाला, काऊ डंग और वो सब, तो उसके अलावा लिख लो जैव उर्वरक में कुछ नाम, बैक्टीरिया बताओ 2-3 जो खेती में काम आते हैं यार। हाँ, पहला लिखो एजेटोबैक्टर, फर्स्ट AZE, दूसरा राइजोबियम, तो सुने होगे राइजोबियम, थर्ड मैं दे ही देता हूं आपको, एजोस्पाइरिलम, एजो स्पाइरिलम, मैं इसको ना इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि ये हिंदी में दिक्कत करेंगे नाम। नेक्स्ट एसेटोबैक्टर, ASE, एसेटोबैक्टर, और BG तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी सुना है, नील हरित शैवाल करके कुछ बोलते हैं शायद, BG एल्गी। काई जान तो, काई, अरे काई तुम्हारे घरों में नहीं लग जाती, काई जिसमें गिर जाता फिसल के, गिरे हो बाथरूम में यार, कई बार नहीं, तो वो काई, वो भी इसको BG एल्गी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हुआ तुम्हारा ये। नेक्स्ट, थर्ड आइए, ये है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, जैव कीटनाशी, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड सब लोग समझते हो, वायरस और उसको मारने के लिए जो डालते हैं वही तो होगा पेस्टिसाइड, बट ये कैसे हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इसका मतलब है डालो कोई नुकसान नहीं करेगा। एग्जांपल बताओ कोई सा भी, बोलो। यूरिया नहीं, यूरिया कहाँ, यूरिया तो केमिकल हो गया, वो तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। मैं पेस्टिसाइड समझ रहा भाई, जो उनको बैक्टीरिया को मारने के लिए छिड़का जाता है, मैं वो कह रहा हूं यार। अरे भगवान, दोनों में डिफरेंस है पेस्टिसाइड्स में यार, देखो हैं, कीटनाशक, हाँ पेस्टिसाइड्स होते हैं, यही तो सबसे बवाल है। ये इस तरीके के, ये आपने देखे जो छिड़कते हैं, देखो
इस तरीके की इमेज आपने देखी होगी, ये देखो पेस्टिसाइड छिड़क रही है, तो बहुत कॉमन आपने देखी होगी। ऐसे यूरिया भी डाली जाती है, ये भी डाली जाती है, यूरिया का केमिकल डाल के तो ऐसे केमिकल छिड़क रहा है, ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है। ये किसके ऊपर सीधे सीधे आ रहा है, क्रॉप के ऊपर आ रहा है, और वही फसल आप सीधे बिना धुले, अगर आपने खाली सोचिए, अगर यहाँ पे किसका खेत है, कोई सब्जी है, उसके ऊपर डाल दिया गया, सब्जी ठीक से हो गई, अब वो सब्जी मार्केट में आई, मार्केट से आप सीधे ले आए, तो आप सीधे सीधे क्या खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो नुकसान है कि नहीं है? ये केमिकल पेस्टिसाइड होता है, इसी को रोकने के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। बट अल्टीमेटली आपको मारना किसको होगा, वायरस और बैक्टीरिया, छोटे छोटे कीड़े, उनको मारने के लिए तो क्या क्या टेक्नोलॉजी उसको यूज करते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में। लिख लो, कोई बात नहीं, लिखो। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में पहला होता है, फर्स्ट पेस्टिसाइड में है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवी, ध्यान रखो, कुछ एक बैक्टीरिया और वायरस ऐसे होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया और वायरस को खाने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी होता है, और यही बैक्टीरिया और वायरस कहाँ मिलता है, गंगा जल में। गंगा जल आपने देखा पानी सड़ता नहीं है, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो स्पिरिचुअल नहीं है, साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन है कि वो बैक्टीरिया होता है जो पानी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया को खाता है। तो अगर कोई पानी को खत्म करने वाला बैक्टीरिया उस पानी में जैसे ही होगा, उस पानी में दूसरा वाला बैक्टीरिया उसको खत्म कर देगा, तो ऑटोमेटिकली पानी बच गया कि नहीं बच गया। अब लॉजिक यहाँ पे स्पिरिचुअल पॉइंट से अगर कोई चीज जोड़नी है, तो वो बैक्टीरिया गंगा जल में ही क्यों है, इसका जवाब नहीं है। यमुना में भी हो सकता है, सर समझ रहे हो, घग्गर में हो सकता, वहां नहीं, लेकिन गंगा, ये स्पिरिचुअल पॉइंट हो गया। लेकिन रीजन समझ में आ रहा है, तो मैं दोनों एस्पेक्ट समझा दिया। एनीवे, तो पहला हुआ माइक्रोब्स, दूसरा लिखो पीआईपी। पीआईपी, पीआईपी की फुल फॉर्म लिख लो, प्लांट इन्यूवेंट, INUVENT, इन्यूवेंट प्रोटेक्टर। पीआईपी, पादप समाविष्ट संरक्षक, खतरनाक हिंदी है भाई, पादप समाविष्ट संरक्षक, पीआईपी। ठीक है, ये लिख लोगा, इसको लिख लो। डेवलप्ड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स, ये प्लांट से ही बनाए जाते हैं, प्लांट से ही बनाए जाते हैं। किसके लिए, प्लांट के लिए। तुम्हारी बॉडी में कुछ बनाया जाता है, किसका स्पेलिंग, प्लांट, क्या है प्लांट आगे, इनोवेंट, INUVENT, प्रोटेक्टर। क्या बता रहा था मैं, तुम्हारी बॉडी में गलत चीज से कोई सही चीज बनती है जो तुम लोग यूज करते हो। अरे बहुत कॉमन है यार, डॉक्टर साहब क्या देते हैं, एंटीबायोटिक। सुने हो, लिखना नहीं इसमें, मैं आगे बता रहा हूं इसमें खाली। एंटीबायोटिक सुने हो, ये एंटीबायोटिक क्या होती है, हर बीमारी में एंटीबायोटिक दी जाती है। तुमको कुछ भी होगा एंटीबायोटिक दे दी जाती है, क्योंकि जो तुम्हारी बीमारी हुई है वो किससे हुई है, वायरस या बैक्टीरिया से हुई होगी। तो ध्यान से समझो, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से गया होगा जिसने तुमको बीमार किया होगा, ये वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, सही है। अब इस वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हैं, हमारी बॉडी में भी है, बाहर भी मिलते हैं। तो इस वायरस और बैक्टीरिया को पकड़ करके अगर आप कोई मेडिसिन बना लो और उस मेडिसिन को तुम इधर से इंटेक कर रहे हो, तो लॉजिक बात है, इसके अंदर वाले वायरस और बैक्टीरिया होंगे। जो तुम्हारे कोविड की वैक्सीन है वो किससे बनी है, कोरोना वायरस से। ये बात पता होती कि नहीं, वैक्सीन उसी वाले वायरस या बैक्टीरिया से बनती है, उसके पॉजिटिव साइड को लेते हैं। नहीं पता, समझ रहे हो कुछ कुछ, तो सीधी बात है, इस वाले बैक्टीरिया से मेडिसिन बनाई और उसको तुमको खिला दिया गया। तो जब तुमने खाएगा तो ये वाले बैक्टीरिया डाल दिए गए, गुड बैक्टीरिया। तुम्हारे अंदर कौन से थे, बैड बैक्टीरिया। तो गुड और बैड आपस में हिसाब किताब करेंगे और अल्टीमेटली कौन जीतेगा, ये। इसीलिए अगर आपको कुछ भी बीमारी है, आप एंटीबायोटिक एक टेबलेट खा सकते हैं, क्योंकि जनरली जितनी भी बीमारी होती है उसके रीजन क्या होता है, यही रीजन होता है, जो बाहर से आ रहा है, इसको बोलते हैं एंटीजन, सुना है। और जो बॉडी बनाती है वो क्या कहलाती, एंटीबॉडी, सुने हो, ये होता है। अब एंटीबॉडी बॉडी में अगर बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो यहां से बनाई जाती है। अब आया समझ में, ये कुछ इस तरीके का खेल होता है। तो ये एंटीबायोटिक लिखना नहीं, ये मैं बस बता रहा हूं। इफेक्टेड कम होती है, क्योंकि नाम क्या है, एंटीबायोटिक। तो किससे बन रही, बैक्टीरिया, तो वायरल में कम काम करती है। ठीक है, क्या क्या लिखे हो, पेस्टिसाइड्स हो गए ना। हाँ, ये थर्ड लिखिए इसी में ही, वो है नेचुरल, ऑर्गेनिक में ही थर्ड है, सीधे सीधे डायरेक्ट नेचुरल पेस्टिसाइड्स। नेचुरल पेस्टिसाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नीम।
पीछे मैं पूरा बता चुका हूं आपको। नीम